हेलो, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर गया एक और नया चैप्टर जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से। दरअसल आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो होगा, लेकिन काफ़ी काम का वीडियो होगा क्योंकि इसके बगैर आपको चैप्टर जो है अधूरा अधूरा सा लगेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करूँगा, बस साथ में आपको कुछ 3D स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगा। इसके पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारे वीडियो को जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत काम के वीडियोस मिलेंगे। स्पेशली अगर आप क्लास 11 नीट सीयूईटी एग्जाम जैसी तैयारियां कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्पेशली अभी इस पर 11 क्लास की सीरीज बन रही है, तो इसको बिल्कुल आप जो है वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके पास में इस चैनल के बारे में पहुंचाइए। अभी ये नया चैनल है और ये लगातार इसी तरीके से अच्छी तरह से कंटेंट को लेकर के आता रहेगा। साथ ही मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा हुआ है। बहुत सारे वीडियोस हैं, उस पर 1000+ वीडियोस हैं, हर टॉपिक के ऊपर है, तो वहां पे भी जाकर के आप विधान वैल्यू चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा रहता है या आपने क्लास 10th में पढ़ा रहता है, उससे थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों एक क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक अलग अलग तरह की प्रोसीजर्स होती हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल एक पूरी होल प्रोसेस होती है और इसमें एक छोटा सा जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है सेल डिवीजन का। उसी तरीके से रेस्पिरेशन एक पूरा होल जो होता है वो ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, ये पूरा का पूरा एक जो जोन है वो आपका रेस्पिरेशन है। लेकिन उसमें जो आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे जिसको हम जनरली ब्रीथिंग कहते हैं, जहां पे आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं थ्रू द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, तो इस तरीके के कंडीशंस को जनरली हम लोग जो है वो ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग का बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि आपको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टेकअप करना है, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर भी लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होगा, लेकिन जनरली आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है आपके एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा कम होता है। और याद रखिएगा कि जिस गैस का अमाउंट आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा रहता है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, और जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और वो हमारे एक लेवल पे सिचुएटेड होता है, तो वो गैस बहुत तेजी से हमारे अंदर आती है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत तेजी से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, और इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन आपके नॉर्मल गैसेस के मुकाबले तो ज्यादा तेजी से अंदर आती है। और दूसरा आप क्लू यहाँ पे भी ले सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। आपके बॉडी के अंदर वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसे आपको एक्सक्रीट करना है थ्रू द लंग, ठीक। ओके, नाउ सेकेंड है, वहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो जब ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, इनहेल का मतलब ब्रीथिंग में 2 प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम कोई गैस को अपने अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, जैसे कि जनरल तौर पे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और दूसरी तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ऑक्सीजन तो समझ में आ रहा है कि वो एटमॉस्फेयर से आ रही है, लेकिन तब भी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं इतने सारे अमाउंट में, वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से हमारी बॉडी में? वहां पे आपको नए टॉपिक की पता चलता है जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दरअसल बात ये होती है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से ट्रेवल करके हमारी टिश्यू या हमारी सेल्स के पास जाता है, जहां पे ऑक्सीजन जा करके हमारे ग्लूकोज को ब्रेक करता है, और ग्लूकोज को ब्रेक करता है जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो ब्रेक करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी मतलब सेलुलर एनर्जी बनाता है, और साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो दरअसल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनेगा, और तब कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाएगा सेल के अंदर, तब वो ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से लेकर के लंग्स तक जाएगा, और फिर लंग्स से बाहर एक्सपायर कर देगा। तो कहने का मतलब मेरे यही है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सेल में बनी, सेल ने पहले ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज को तोड़ा, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो उसे दोबारा ब्लड को वापस कर दिया। इस तरीके से ब्लड का ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना इन द केस ऑफ टिश्यू के अंदर, टिश्यू कौन सा? बॉडी के अंदर, ठीक है, नॉट लंग्स। लंग्स में आपका ब्लड अलग मैकेनिज्म करता है। लंग्स के अंदर जब हम अपने ब्लड को देखते हैं तो लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन
लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कौन? ब्लड। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है इन द केस ऑफ लंग्स, पल्मोनरी। बट इन द केस ऑफ बॉडी टिश्यू, अदर टिश्यूज के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपका ब्लड ऑक्सीजन देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो जब आपका ब्लड किसी बॉडी टिश्यू से ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल्यूलर respiration. And cellular respiration is also a part of respiration and that is a internal respiration. जनरली तौर पे आपको इसी तरीके की चीजों को ध्यान में रखना है। जब आप अपने एयर को इनहेल करते हैं तो एयर को इनहेल करते वक्त आपकी बॉडी के अंदर जो एयर होती है वो अंदर आती है, लेकिन बहुत दफे लोगों में ये भ्रम होता है कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एयर पे हमारा कमांड है। देखिए, आपका कमांड कभी भी एयर के ऊपर नहीं होता है, आपका कमांड होता है आपके लंग्स के मसल्स के ऊपर। ठीक है, तो हम उसके बारे में आपसे डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर और भी तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप सभी ने एनिमल किंगडम को पढ़ रखा होगा। बगल में एक चार्ट भी मेंशन कर रहा हूं, वहां भी आप देखते रहिए। बाकी मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो भी आप ध्यान में रखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, ये सभी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। मतलब उसके लिए इनकी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारे अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन है, लंग्स वगैरह है, लेकिन इनके पास में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स मौजूद नहीं होता। ये डायरेक्टली क्या काम करते हैं? ये डायरेक्टली अपने ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज से या बॉडी की सेल से बाहर की तरफ डिफ्यूज कराते हैं। डिफ्यूज मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के थ्रू ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देते हैं और इसी तरह से डायरेक्ट ऑक्सीजन को इनटेक भी कर लेते हैं। इन द केस ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वहां पे आपको क्यूटिकल देखने को मिलता है, तो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है। उसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर स्पाइरिकल जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, कई में बुक गिल्स और बुक लंग्स पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से आपके जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल भी इंसेक्ट हैं, बहुत सारे एक्वाटिक इंसेक्ट हैं, ये अलग अलग इंसेक्ट जो है अलग अलग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके अपने रेस्पिरेशन को किया करते हैं। इन द थर्ड केस ऑफ फिशेज, फिशेज जो होती है उसके अंदर बहुत सारे आपको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। वहां पे आपको बहुत सारे स्लिट्स देखने को मिलते हैं जो कि पूरी तरह से वैस्कुलराइज्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो वाटर, जो ऑक्सीजन है वाटर के थ्रू इनटेक किया जाता है और फिर ब्लड उसको इनटेक कर लेती है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वाटर में डाल देती है जिसको वो गिल्स के थ्रू बाहर निकालता है। ऐसा हमें फिश के अंदर देखने को मिलता है। इन द केस ऑफ फ्रॉग या एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको लंग्स और स्किन दोनों देखने को मिलती है। ये फ्रॉग का केस है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिनमें हमको अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। बट वॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग? जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब एक पाथवे। उस पाथवे को आप 3D मॉडल से बगल में समझेंगे या सामने आ रहा होगा आपके, लेकिन आप उसको बहुत ही ध्यान समझेंगे और सारे पार्ट को आप इक्वली जानेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत काम आता है। देखिए, आपकी जो लंग्स होती है, आपकी लंग्स की शुरुआत या आपके रेस्पिरेशन की जो शुरुआत होती है उसकी शुरुआत होती है आपके नोज से। दरअसल आपके नोज, जिसे हम लोग नॉस्ट्रिल कैविटी या फिर नेसल कैविटी या फिर नॉस्ट्रिल के भी नाम से जानते हैं, यहां से सबसे पहले हम अपने एयर को जो है वो इनहेल करते हैं। जब सबसे पहले एयर को इनहेल करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि इनहेलेशन हमेशा नोज से ही करिए, माउथ से नहीं, क्योंकि नोज के अंदर बहुत सारे फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो एयर्स के अंदर मौजूद जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको वहां की म्यूकस जो है वो रोक लेती है, या फिर वहां के जो हेयर्स होते हैं वो रोक लेते हैं, जिससे कि बहुत सारा डस्ट, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो आपकी लंग्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए उसको बहुत सारे लोग काट देते हैं। हेयर्स वगैरह को नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। हाँ, अगर कोई हेयर बाहर निकल आ रहा हो, खराब लग रहा हो, गंदा लग रहा हो तो बात एक अलग है, लेकिन हर बात पे आपको ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले नेसल कैविटी के अंदर एयर आती है। अब नेसल कैविटी का एक काम नहीं है, एयर बाहर ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, तो उस एयर को पूरी तरीके से बैलेंस बनाना ताकि वो लंग्स के लिए
अच्छा टेम्परेचर रखें। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी हवा ले लीजिए आप नाक के द्वारा और डायरेक्ट लंग्स में बहुत ठंडा ठंडा पहुंच जाए, तुम्हें कफ हो जाए या बैक्टीरिया जर्मिनेट कर जाए। तो इसीलिए वहाँ पे जब आप नोज के थ्रू जब कोई भी एयर को लेते हैं तो वो दरअसल एयर को थोड़ा, या तो गर्म है तो ह्यूमिडिफाई करेगी, या फिर उसको गर्म या ठंडा, जो भी बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा एयर है उसको नॉर्मलाइज करती है। ठीक है, एक तो काम ये हो गया नेसल कैविटी का। नंबर दूसरी बात क्या होती है कि जब आप एयर को लेते हैं तो उस एयर में अगर कुछ स्मेल है तो उस स्मेल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके नोज के अंदर ही मौजूद होते हैं आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जिनकी न्यूरॉन सेल्स होती हैं जो कि आपके नोज के पास ही मौजूद होती हैं। वो न्यूरॉन सेल्स दरअसल आपके इंफॉर्मेशंस को टेकअप करती हैं, स्मेल को टेकअप करती हैं और उसे ब्रेन तक पहुंचाती है, जिससे ब्रेन उन्हें आइडेंटिफाई करता है। अगर उसे पहले कभी वो स्मेल कर चुका है उस तरह की चीज़ को, तो उसको याद आ जाता है कि भाई ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉस्ट्रिल का या नेसल कैविटी का काम होता है। नेसल कैविटी के बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसे हम लोग फरिंग्स कहते हैं। फरिंग्स दरअसल वो जगह होती है जहां पे आपका जो फूड है और आपका एयर है वो दोनों एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि उसके फरिंग्स के बाद फूड का रास्ता अलग हो जाएगा और एयर का रास्ता अलग हो जाएगा। एयर का रास्ता लंग्स की तरफ जाता है जो कि आपके जनरली ट्रैकिया के थ्रू रहेगा, और जो फूड का रास्ता है वो ऊसोफेगस के थ्रू रहेगा, तो वो अलग हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि फरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। जो नोज की तरफ फरिंग्स होता है, थोड़ा नोज साइड में होता है, उसको नैसो, उसके बीच वाले को ओरो, और सबसे आखिरी जो लैरिंग्स की तरफ होता है उसे हम लोग लैरिंजोफरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से फरिंग्स के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, और फरिंग्स वो जगह होती है जहाँ फूड और एयर दोनों मिक्स हो सकते हैं, या दोनों कॉमन पाथवे होता है एयर। वहीं पे दूसरी बात करें फरिंग्स की, तो फरिंग्स ओपन होता है जाकर के लैरिंग्स में, लेकिन उसके पहले वहां पे बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब आप खाने को निगलते हो तो एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, वो मसल से जुड़ा हुआ होता है, और एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जा करके आपके ट्रैकिया को बंद कर देता है, ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो ट्रैकिया के अंदर ना जाएं। लेकिन जैसे ही हम खाने को गटकते नहीं है, एयर को लेते हैं, जब हम एयर को लेंगे तो खाना नहीं गटक सकते, और जब हम खाने को गटकेंगे तो एयर नहीं ले सकते। जैसे हम खाने को गटकने जाएंगे उसकी मसल्स डायरेक्ट एपिग्लॉटिस को आगे कर देगी, जिससे पूरी तरह से ट्रैकिया बंद हो जाएगी। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो आराम से, जब गटको तो सांस लेने की कोशिश करो, नहीं ले पाओगे इसलिए फालतू की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हमेशा जो आपका फरिंग्स और लैरिंग्स है उसके बीच एक एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस का काम होता है कि वो अननोन चीजें या बड़े पार्टिकल्स जिसको हम निगलते हैं वो आपके ट्रैकिया में जाने से उसको रोकेगा। जो लैरिंग्स होता है वो पूरा एक कार्टिलेज से बना हुआ एक बॉक्स होता है। मेल और फीमेल के अंदर इनके स्ट्रक्चर में थोड़े वेरिएशंस होते हैं, जिनके कारण मेल और फीमेल वॉइसेस जो होती हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि लैरिंग्स का ही दूसरा नाम होता है साउंड बॉक्स। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस में जो पिच होती है वो थोड़ी सी लो होती है, और फीमेल के अंदर हम बात करें तो वहां पे पिच आपको हाई देखने को मिलती है। हाई पिच मतलब ज्यादा दूर तक साउंड जा सकती है, आवाज बहुत शार्प होती है। लेकिन जैसे कि हमारी पिच है, हमारी पिच हाई है भाई, इसकी आवाज थोड़ी मोटी आती है। तो इस तरीके से ड्यूरिंग स्वॉलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिनर। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप कोई भी चीज निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस उसको बंद कर देती है, जिसके कारण कोई भी चीज अंदर आने नहीं पाती है। लैरिंग्स के बाद शुरू होता है, लैरिंग्स के पास पोर्शंस में ही बहुत वहां पे थायराइड ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। लैरिंग्स के बाद तीसरा जो नीचे स्ट्रक्चर आता है उसका नाम है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया एक बहुत ही कॉमन पास होता है या पासवे होता है, जिसके थ्रू एयर जो है वो पास होकर के आपके लंग्स के अंदर जानी होती है। लेकिन ये ट्रैकिया कोलैप्स ना होने पाए, ये ट्रैकिया सिकुड़ने ना पाए, इसके लिए ट्रैकिया जो है से अटैच होता है कार्टिलेज रिंग। ये जो कार्टिलेज रिंग होता है, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो कार्टिलेज रिंग थोड़ा दबेगा, लेकिन ये फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जिससे ये ट्रैकिया को एक शेप में बनाए रखने के लिए मददगार होता है। ये बिल्कुल ट्रैकिया के मसल से अटैच होता है। अगर ये दबेगा तो ट्रैकिया की मसल दबेंगे, और ये फैलेगा तो ट्रैकिया की मसल्स भी फैल जाती है, ट्रैकिया भी फैल जाती है। तो ट्रैकिया के किनारे किनारे तरफ आपको बीच बीच में आपको कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलती है, जो आपके ट्रैकिया को जनरली कोलैप्स होने से बचाती है। उसके बाद जैसे ही हम लंग्स में नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पे शुरू हो जाती है हमारी ब्रोंकाई। वहीं से लंग्स जो होती हैं वो लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में डिवाइड कर जाती हैं। लेकिन लंग्स जहां पे जिस पार्ट में डिवाइड करती हैं, या जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहेंगे, वो जो पार्ट होता है वो कहाँ मौजूद होता है,
उसके पहले आपको कुछ बातों को और जानना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपकी जो बैकबोन होती है, उस बैकबोन को जिसे हम वर्टिब्राई कहते हैं, इस वर्टिब्रा को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे ऊपर वाला सर्वाइकल पोर्शन होता है और उसके जो नीचे साइड में होता है वो थोरैकिक पोर्शन होता है। और जो थोरैकिक पोर्शन होता है वो एक कैविटी बनाता है। क्या बनाता है? एक कैविटी बनाता है। इस तरीके से कैविटी बनाता है। और वहां से जहां से वो कैविटी शुरू होती है, मतलब जहां से लंग्स स्टार्ट होता है, उसको हम लोग थोरैकिक कैविटी कहते हैं। और थोरैकिक कैविटी के नंबर से जब तुम बोन को गिनोगे T1, T2, T3, T4, T5, तो जहां T5 होगा उसी एरिया में आपका ब्रोंकाई जो होगा वो मौजूद होगा, या वहीं से आपका जो ट्रैकिया होगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर? जब ट्रैकिया वहां से डिवाइड होगा, ट्रैकिया में जब वो डिवीजन देखने को मिलेगा तो वो ब्रोंकाई होगा। और फिर वही ब्रोंकाई से जब ब्रांचेस निकलती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, आगे जाकर के वो ब्रोंक्यूल्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ब्रोंक्यूल्स बनाएंगी। और वही जो ब्रोंक्यूल्स होंगे उसी में ब्रोंक्यूल्स की बिल्कुल आखिरी छोर टर्मिनल रीजन पे एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। और यही एल्वियोलाई वो जगह होती है जहां पे हमारी सारी की सारी जो गैस ऑक्सीजन होती है वो जाकर के इकट्ठा होती है। तो इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान में रख लेना है, ठीक है? कि सबसे पहले जो हमने एयर को लिया वो नोज से फरिंग्स, फरिंग्स से लरिंग्स, लरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, और फिर आखिरी में पहुंचा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई पूरा एक एयर सैक होता है जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई से लगे होते हैं, जिनका बस एक काम होता है कि एल्वियोलाई के द्वारा किए गए इनहेल ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उस गैस को, वो ऑक्सीजन को लेती है ब्लड, और फिर उसे ले जाकर के पहुंचाती है हार्ट तक, और फिर उसे हार्ट आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। बिकॉज वी आर एरोबिक एनिमल्स, एंड जितने भी एरोबिक एनिमल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज और एटीपी की जरूरत पड़ती है, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो ये मैकेनिज्म होता है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट जो मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया। लेकिन लंग्स के बारे में समझने के पहले कुछ बातों को 3D में और भी समझ लीजिए। जब आप लंग्स को देखते हैं तो लंग्स में आपको जनरली एक लंग्स देखने को, लंग्स में 2 फ्लैप होते हैं, 2 अलग अलग रीजन होते हैं। ऊपर वाले रीजन को हम लोग सुपीरियर कहते हैं, सुपीरियर वाली लंग्स कहते हैं, नीचे वाली को इंफीरियर पार्ट कहते हैं। लंग्स के अंदर आपके जो वेन्स, कैपिलरीज जाती हैं वो पल्मोनरी नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि लंग्स का दूसरा नाम ही पल्मोनरी होता है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको भी ध्यान रखिए। यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा जो लंग्स होता है वो पूरी तरह से कवर अप होता है एक रिब से, या जिसे हम लोग रिब केज कहते हैं। दैट इज सो इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। रिब केज जो होता है वो पूरी तरीके से आपके लंग्स को, आपके हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और जहां वो एक एक्सिस से मेन जुड़ता है उस जगह को हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम जो एरिया होता है वहां पे 3 अलग अलग बोन्स देखने को मिलती हैं, इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। इन्हीं से अटैच होता है हमारा रिब केज, जो कि जनरली पेयर्स में आपको लेफ्ट एंड राइट देखने को मिलता है। यहाँ पे जब आप लंग्स के बारे में और बात करते हैं तो लंग्स के किनारे किनारे साइड में आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देता है जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसके अंदर फिल्ड होता है एक फ्लूइड जिसे हम प्लूरा फ्लूइड का नाम देते हैं, जिसका काम आपके लंग्स को फ्रिक्शन से बचाना जो होता है वो तो होता ही है, साथ में इसका काम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी बढ़ जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात आपसे करेंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो जनरली कांटेक्ट में होता है आपके थोरैकिक कैविटी के काफी कांटेक्ट में होता है, वेयर जहां पे प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती हैं वो लंग्स के सरफेस से भी अटैक होता है और साथ में थोरैकिक कैविटी से भी। तो अगर थोरैकिक कैविटी के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर आपके प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर ही पड़ेगा। और प्लूरल मेम्ब्रेन, अगर थोरैकिक कैविटी कोई प्रेशर लंग्स के ऊपर लगाती है तो प्लूरल मेम्ब्रेन भी उस प्रेशर को कंट्रोल और एब्जॉर्व करने का काम करेगा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन एक बहुत ही अलग से स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम आपसे आगे डिटेल में बात करेंगे। दरअसल आपकी जो नॉस्ट्रिल होती है उसका मेन फंक्शंस मैंने आपको बता दिया। अब आप इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको क्लियर
किया है। अब अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो रेस्पिरेशन की अगर आप बात करेंगे या पूरे सिस्टम की जब आप बात करेंगे, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहेंगे। आपको जो लंग्स सिचुएटेड होता है, जैसा कि मैंने कहा, वो एक थोरैकिक कैविटी में सिचुएटेड होता है और इस थोरैकिक कैविटी में बोन्स जो होती हैं वो तकरीबन एक थोरैकिक वर्टिब्राई 1 से लेकर के थोरैकिक वर्टिब्राई 12 तक होती, मतलब 1 से लेकर के 12 बैकबोन के एक बैकबोन थोरैकिक वर्टिब्रा के 1 से लेकर के 12 तक नीचे साइड में 12 बोन जहां पे खत्म होगी वहां तक आपका लंग सिचुएटेड होता है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो एक रिबकेज से ढका हुआ होता है। रिबकेज जिसके अंदर आपका लंग्स मौजूद होता है, जो कि आपका थोरैकिक जो चैम्बर होता है वो आपके डॉर्सल साइड पे होता है, और जो आगे के साइड होता है ये वाला एरिया जहां पे आगे का बोन होता है जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, ये वेंट्रल साइड में होता है। और ये पूरे एरिया को पीछे से लेकर के आगे तक कवर कौन करता है? वो करता है रिब केज, जो इसको लोअर साइड और जो इसको दोनों तरफ से, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करता है। लोअर साइड में एक बिल्कुल डॉम शेप स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे जनरली हम लोग डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का रोल ब्रीथिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, प्रेशर को बढ़ाने और घटाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के लिए। तो उसके बारे में मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी बस सुनते रहिए। उसके बाद जब मैं एनाटॉमिकल देखता हूं तो लंग्स जो होता है वहां पे आपको वॉल्यूम के चेंज होने से, अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एयर अंदर आएगी, अगर लंग्स का वॉल्यूम घटने की कोशिश करेगा तो एयर बाहर जाएगी, जिसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। और ये सब चीजें जो ऑपरेट होती हैं ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको काफी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको बातें समझ में आई हैं, वीडियो समझ में आया है, डायग्राम अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है लोगों तक शेयर करिए और बने रहिए इस चैनल के साथ में, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं। हेलो एवरीवन, मैं नाम अंकित मिश्रा और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आज ये आपका अगला वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, स्पायरोग्राम के बारे में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से मैं जो आज मैं स्पायरोग्राम के बारे में आपको बताऊंगा उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, नीट एग्जामिनेशंस के अंदर वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। लेकिन चलिए वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, जो हमारी ब्रीथिंग होती है रेस्पिरेशन में, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ ऑक्सीजन रिचनेस होती है। और जनरली जो हमारी लंग्स होती है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाली होती है उस समय हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस एल्वियोलाई या चैम्बर के अंदर ज़्यादा होती है। मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा और आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का ग्रेडियंट या फिर इन दोनों का अमाउंट इस तरीके का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको इनहेलेशन करना है तो, क्योंकि इनहेलेशन के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है? ऑक्सीजन की। और एक्सेलेशन के लिए, मतलब अगर आपको बाहर निकालना है एयर को, तो उसके लिए आपके एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी ज़्यादा होना चाहिए। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो 2 गैसेस का डिफ्यूजन होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है ऑक्सीजन का आपके ब्लड वेसल में जाने के लिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि डिफ्यूजन जो होता है वो जनरली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। जब हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग से, मतलब हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में जाती है तो भी उस समय वहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती। हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो आपकी लंग्स के अंदर की ऑक्सीजन है वो मूव करके आपके कहाँ चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ब्लड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके ब्लड तक चली जाती है, जो कि ब्लड उसे ले जाकर के लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। वहीं पे ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि मैंने कहा कि जब ये सारी बातें हो जाती हैं फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है या ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है तो फिर उसके बाद जो ब्लड ऑक्सीजन वाली ब्लड होती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो टिश्यू की तरफ भेज देती है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो लंग्स की तरफ भेज दी जाती है उसको एक्सेल करने के लिए। तो यही सारी चीज़ों को हम आज लेकर के बात करने वाले, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझना बेहद ज़रूरी है।
देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आप दो तरह के प्रोसेस को जनरली आप देखते हैं। नंबर 1 एक्सेलेशन, नंबर 2 इनहेलेशन। इनहेलेशन आप पहले करेंगे, एक्सेलेशन आप बाद में करेंगे। इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या है, देखिए ये सारा खेला जो होता है ये डिपेंड करता है आपके एयर के प्रेशर पे। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रेशर होता है, वो कभी बदलने वाला नहीं। वो जितना प्रेशर मेंटेन है वो वैसे प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज हम नहीं लाएंगे। जो चेंज आता है दरअसल वो आता है हमारे लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स के अंदर चेंज आता है जिसके कारण जो है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, मतलब प्रेशर कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इसी प्रेशर ग्रेडियंट से ही हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन किया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉयल। क्या नाम था? बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि भाई अगर हम कोई भी चीज का वॉल्यूम बढ़ा दें, अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ा दें, ज्यादा कर दें और एयर उतना ही रहने दें। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि मैंने कोई गुब्बारा लिया जो इतना बड़ा सा है, छोटा सा गुब्बारा है, ठीक है, उसके अंदर हमने जितनी एयर रखी हुई है वहां पे एक इनफ प्रेशर उस गुब्बारे के अंदर है। लेकिन अब अचानक से मैंने जो एयर प्रेशर डाल रहा है वॉल के ऊपर वो बराबर, मतलब अच्छा खासा प्रेशर डाला है, ठीक। लेकिन अगर मैं गुब्बारे के शेप को बढ़ा दूं और उसके एयर को उतना ही रहने दूं तो उससे उसके अंदर का जो प्रेशर है, गुब्बारे के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं जितनी हवा साइकिल में डालता हूं तो साइकिल की हवा बिल्कुल चकाचक एकदम, मतलब तगड़ी, मतलब एकदम टाइट हो जाता है जो टायर है। लेकिन वही उतनी ही एयर अगर मैं कार के टायर में डालूं, बड़ी टायर में डालूं, ट्रक टायर में डालूं, तो वहां पे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब अंदर का जो प्रेशर, अंदर का जो एयर मैंने डाला हुआ है वो उसकी वॉल के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेगा। यस, बस यही चीज बायल जी ने बताया कि भाई अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बॉयल ने कहा, बॉयल साहब जी ने कहा कि भैया अगर हम अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी का फायदा आपको देखने को मिला इंस्पायरेशन के अंदर। दरअसल हमारा जो कंट्रोल होता है वो किसके ऊपर होता है? मसल्स के ऊपर होता है। अब मसल्स कौन सी? ध्यान सुनिएगा, आपके लंग्स में पूरा का पूरा रिब केज होता है, इतनी बात क्लियर है। उस रिब केज के बीच में जो है, या उस रिब केज को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो करता है इंटरकॉस्टल मसल, जो कि दो तरह की हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। ये इंटरकॉस्टल जो मसल होती हैं ये आपके रिब केज के बीच में मौजूद होती है। जब आपकी ब्रेन इंस्पायरेशन के लिए मसल्स को इंफॉर्मेशन देती है तो वो मसल्स मूवमेंट करते हैं, और जब वो मसल्स मूवमेंट करते हैं तो आपकी रिब्स जो है वो अप राइट्स हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होती है। इंटरकॉस्टल मसल पुश हो रही है और उससे जुड़ा कौन है? बोन्स। तो जो आपकी रिब बोन्स है वो भी क्या होगी? लिफ्ट अप होगी। तो ये थोड़ा सा लिफ्ट अप, जब आप इंस्पायरेशन किया तो क्या हुआ कि आपकी बोन्स थोड़ी सी और इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, और जो आपकी बोन्स है वो क्या हो गई? लिफ्ट अप हो गई, और डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डायफ्राम किधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नीचे की तरफ। डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में थोड़ा सा क्या आएगा? थोड़ा सा शेप में इंक्रीज होगा। भाई डायफ्राम नहीं, पहले तो यहां पर डायफ्राम ऐसे थी तो लंग्स बिल्कुल एकदम अपने नॉर्मल शेप में, मतलब एकदम मतलब कहने का मतलब यह है कि लंग्स जो है उसका थोड़ा सा शेप नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही मैंने एयर को अंदर इनहेल करना है तो एयर को इनहेल करने के लिए हमने अपने मसल्स को क्या किया? इंफॉर्मेशन दिया, मसल्स को इंफॉर्मेशन दिया तो मसल्स फैली, और डायफ्राम किधर की तरफ गया? नीचे की तरफ। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इधर की तरफ भी वॉल्यूम बढ़ा और नीचे की तरफ भी वॉल्यूम बढ़ा, तो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? बढ़ गया। और मैंने अभी भी बताया कि अगर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब लंग्स के अंदर का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया। उसके अंदर का जो गैस बनाता है प्रेशर आपके लंग्स के अंदर का, वो क्या हो गया? कम हो गया। और जब वो कम हो गया प्रेशर, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा है, तो सीधे एयर कहां पे आ गई? आपके लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर आ गई। क्लियर? इसको कहते हैं इंस्पायरेशन, एंड दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट? दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रेशर। दैट इज अ पार्शियल प्रेशर, जो कि वहां पे ऑक्सीजन अंदर की तरफ आई, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पे सबसे पहले एयर अंदर इसीलिए आई क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, और हमने हमारे लंग्स के वॉल्यूम और उसकी साइज के बढ़ने से
हमारे लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण जो आपकी एयर थी वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ मूवमेंट, मतलब अंदर की तरफ आ गई। क्लियर थी बात? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जब आपकी ब्रेन ने मसल्स को इंफॉर्मेशन दी, इंटरकॉस्टल मसल्स को, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होते ही रिब केज लिफ्ट अप हुआ, लिफ्ट अप होते ही थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी डायफ्राम है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो पहले ऐसे थी अब वो ऐसे हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, नीचे की तरफ शिफ्ट होगी डायफ्राम, तो लंग्स का साइज पोस्टीरियर रीजन में भी और एंटीरियर रीजन में दोनों तरफ बढ़ गया। जब लंग्स का साइज दोनों तरफ बढ़ गया है, इधर बढ़ा उधर बढ़ा, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, और जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर का प्रेशर कम हो गया। भाई जब नॉर्मल कंडीशन में थे तब भी उतना एयर था, लेकिन अभी हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उतना ही एयर है, अब उतना ही एयर रहेगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना भाई। तो ऑटोमेटिकली उसको फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, उस वॉल्यूम को फिल करने के लिए तुरंत वहां पे क्या आएगी एयर। अगर आप एक खाली गिलास रखोगे तो भी एयर उसमें आएगी नहीं रहती। जस्ट वही चीज है, आपने लंग्स को खाली कर दिया और उसकी वॉल्यूम को खूब ज्यादा बड़ा कर दिया, अभी एयर ऑटोमेटिकली अंदर आने वाली है। तो एयर अंदर आ गई। एयर के अंदर आते ही जो पहले खाली था लंग्स, अब उसके अंदर पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक एयर आने से एयर बना है। आप कितनी देर तक सांस को होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ज्यादा देर तक ना आप सांस को होल्ड। तो इसीलिए जैसे ही आपकी कैपेसिटी उस सांस के होल्ड करने की नॉर्मल कंडीशन में खत्म होती है, वैसे ही जो इंटरकॉस्टल मसल है वो अपोजिट प्रेशर लगाती है, मतलब वो ऊपर की तरफ गया है ना, लिफ्ट अप हुआ रिब केज, वो नीचे प्रेशर लगाएगा। इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होना चाहेगी, वो ऊपर से उसको प्रेशर लगाएगी लंग्स के ऊपर, और डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ऐसे ऊपर की तरफ प्रेशर ऐसे लगाएगा। डायफ्राम जो ऐसे हुआ है नीचे की तरफ गया था वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, रिब केज भी नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। इस तरीके से रिब केज और डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के प्रेशर के कारण लंग्स के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो सिंपल सी बात है गुरु, लंग्स के अंदर के प्रेशर के बढ़ने से जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम, और लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होने से एयर जो है वो बाहर की तरफ इंस्पायर हो जाती है, एक्सपायर हो जाती हैं, और इस तरीके से वहां पे हमें एक्सपायरेशन जो है वो देखने को मिलता है। यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो हम नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, हमने यहाँ पे फोर्सफुल कंडीशन का काम नहीं किया। फोर्सफुल कहने का मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं अभी हमारी सांसें नॉर्मल हैं, इसका मतलब मैं अभी अपनी सांसों की तरफ गौर नहीं दे रहा हूं, वो नॉर्मली अपने हिसाब से हो रही है, हमारी ब्रेन के थ्रू हो रही है, ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन उसको लंग्स को फैला रही, वॉल्यूम को बढ़ा रही, घटा रही, वो हमारे ब्रेन करती है। दैट इज अ इनवॉलेंटरी एक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे जो सवाल है ये है कि भाई देखो, ह्यूमन जो आपकी ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग मतलब एक जब साइकिल हम कंप्लीट करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से, तो वहां पे ब्रीथिंग आती है। ब्रीथिंग तकरीबन हम 12 से लेकर के 16 बार मिनट में कर सकते हैं। ये हमारा पर मिनट का जो है वो जनरली टाइम पीरियड होता है कि 12-16 बार जो है हम पर मिनट जो है ये प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। और ह्यूमन में बच्चे के अंदर अलग और कुत्ते डॉग्स के अंदर अलग, सबके अंदर अलग अलग तरह का जो रेट है ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब आइए हम बात करते हैं स्पायरोमीटर या फिर स्पायरोग्राम के बारे में। जैसा आप सब जानते होंगे कि भैया हम लोग जब हार्ट बीट को मेजर करते हैं तो वहाँ एक ऐसे बनता है ना, ऐसा इंसान करके हार्ट बीट टाइप का ग्राफ बनता है, उसी तरीके से इनका भी एक ग्राफ बनता है। ठीक है, उसी तरीके से इनका भी एक ग्राफ बनता है जिसे हम लोग स्पायरोग्राम कहते हैं। दरअसल ये मेडिकल असेसमेंट के लिए बनता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। स्पायरोग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, बस आपको सिंपली तौर पे समझना। देखिए, एक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी जो रेस्पायरेशन रेट है या जो मेरी ब्रीथिंग रेट है या मैं जितना एयर ले रहा हूँ वो एक नॉमिनल लेवल पे ले रहा हूँ, मुझे अभी कोई बहुत ज़्यादा एयर की जरूरत नहीं पड़ रही है। उस तरह का एयर जिसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और अक्सर हम लोग जो भी एयर को मेजर करेंगे, जो हम लोग एयर ले रहे हैं, दैट इज मेजर्ड इन ml, इसको हम ml में बताएंगे। तो मैं अगर आपसे नॉर्मली ब्रीथिंग कर रहा हूँ, नॉर्मली एक्सपायर इंस्पायर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल जो हम लोग कंडीशन में सांस लेते हैं वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, और वो तकरीबन आपका 500 से 600 के बीच में या 500 ml तक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, कम ज़्यादा हो सकता है, वो बात है, अप्रॉक्सीमेटली 500 होता है। लेकिन हम पर मिनट के हिसाब से अगर इसको काउंट करने जाए तो हम तकरीबन 6000 से लेकर के 8000 के बीच में ये इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। जैसे 16 पंजे 80, 8000 मैंने आपको बताया
कि किसी में 12 है तो 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80। जैसे मैंने कहा ना 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं, इस 12 से 16 बार। तो अगर 12 बार कर रहे हैं तो 6000 और 16 बार कर रहे हैं तो 8000, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जो ब्रीथिंग है वो आपकी साइकिल करती रहती, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन कि हम कितना एयर ले रहे हैं, कितना एयर छोड़ रहे हैं। दैट इज अ 500 ml, ठीक है, टोटल इंस्पायर और एक्सपायर दोनों। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जब हम लोग आएंगे IRV में, अब ये क्या चीज होती है? IRV जो होता है ये वो वॉल्यूम है कि हम फोर्सफुली कितना जो है सांस ले सकते हैं। उसमें हम टाइडल वॉल्यूम को काउंट नहीं करेंगे, इसमें हम केवल ये काउंट करेंगे कि हम मैक्सिममली कितना एयर फोर्सफुली कहने का मतलब जैसे ऐसे, अब ये मैं फोर्सफुली लिया, ये मैं जानबूझ लिया फोर्सफुली, तो ये तकरीबन हम जो है 2500 से 3000 के बीच में हम इस तरह से फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर सकते हैं जो ह्यूमन इंस्पायर करता है। और रीजन ये होती है कभी कभार ह्यूमन बहुत दौड़ लिया है, बहुत थकावट लगी है, तो अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस करने के लिए कभी कभी वो फोर्सेबल रेस्पिरेशन करता है। डॉक्टर भी आप बोले लंबा लंबा सांस लीजिए भाई, प्राणायाम करिए, तो वैसी कंडीशन। उसी तरीके से एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम फोर्सफुली कितना सांस निकाल सकते हैं। देखो यार याद रखिएगा हमेशा कि एयर जो आप जितनी लेते हो आप उतनी एयर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितनी एयर आप ले रहे हो ना उसमें से ऑक्सीजन जा भी रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उतने अमाउंट में नहीं आता जितना ऑक्सीजन आता है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद भी कुछ जो एयर होता है वही आप बाहर निकालते हो, बाकी का एयर आपके लंग्स में पड़ा रहता है। उसी एयर को जो लंग्स में पड़ा रहता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, वो एक अलग चीज, उससे हमको मतलब ही नहीं है। हम फोर्सफुली ले सकते हैं 2500 से 3000, लेकिन हम फोर्सफुली केवल दे सकते हैं 1100 से 1200। 1100 से 1200 मतलब 1000 से 1200 मान लीजिए, आपकी किताब में 1000 से 1100 है, तो बस ये समझिए फोर्सिबली आप तकरीबन जो एक्सपायर कर सकते हैं एयर को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज 1000 टू 1100, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो होता है उसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मैंने कहा नहीं, सांस को छोड़ने के बाद जो वॉल्यूम एयर का बचा रह गया आपके लंग्स में वही है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 के बीच में होता है। बाय एडिंग अप प्योर, और इस तरीके से आपको चीजों को जानना होगा कि हर एक लंग्स की, ये तो मैंने बताया कि आप फोर्सफुली कितना ले सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लंग्स की कैपेसिटी क्या है? क्या फोर्सफुली ही कैपेसिटी आपकी? तो आइए, फोर्सफुली कंडीशन में क्या होगा कि वहां टाइडल वॉल्यूम भी जुड़ जाएगा और इंस्पायरेशन आप कितना फोर्सफुली कर रहे हैं दोनों जुड़ेगा। देखो ध्यान सुनिएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में केवल ये था कि हम कितना फोर्सफुली ले रहे हैं, उसमें टाइडल वॉल्यूम काउंट नहीं होता था। लेकिन जब आप कैपेसिटी की बात करेंगे ना लंग्स की कि वो कितना ले सकता है, तो उसमें टाइडल भी जुड़ेगा और उसमें क्या जुड़ेगा? उसमें जुड़ेगा IRV भी। मतलब मैंने अगर IRV में 3000 लिया था और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के और टाइडल वॉल्यूम में 500 लिया था, तो दैट इज आवर लंग्स कैपेसिटी। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी है एयर को लेने में 500 प्लस। सोचो भाई 500 प्लस 3500 ml हमारी लंग्स के पास कैपेसिटी जो है वो होती है। उसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला दोगे तो तकरीबन 500 प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 या 1100, तो मतलब 1600 तक हम बाहर एयर ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज TV प्लस ERV, टी मीन्स टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हम लोग दो चीजों को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? एक तो भाई करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हम फोर्सफुली सांस निकाल सकते हैं, नंबर 1, और नंबर दूसरा रेसिडुअल वॉल्यूम की जो गैस अंदर बची थी। तो मैंने कहा कि कितना भाई हो जाएगा फंक्शनल वाला, तो सिंपली सी बात है, हमने निकाला कितना था 1000 से 1100, तो या आप 1100 मान लो, 1100 प्लस रेसिडुअल कितना बचा था मान लो 1200, तो मैक्सिममली तो 11 और 12 जोड़ लो कितना हो गया 2300 जो है हम जो है एयर को हमारा जो होता है वो होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या FRC। वाइटल कैपेसिटी होता है कि कितना हम लोग ब्रीथिंग में टोटली कितना हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं और कितना हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं। मतलब इसमें हम इंक्लूड करते हैं ERV एक्सपायरेशन वाली पूरी जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं और फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं और टाइडल वॉल्यूम, इन तीनों को जब आप काउंट कर दोगे तो वही होता है आपका वाइटल कैपेसिटी जो आप पूरी ब्रीथिंग में इस्तेमाल करते हो। मतलब कितना आप फोर्सफुली, जैसे मैंने कहा ना
ये जो मैंने अभी किया, फोर्सफुली लिया, फोर्सफुली छोड़ा, यही है वाइटल कैपेसिटी, हमारी वाइटल कैपेसिटी, प्राणायाम जो करते हैं हम लोग। और उसी तरह से आप जब पूरे सभी के सभी आरवी, ईआरवी, टीवी, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी सबको मिला देंगे तो ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी। दैट्स इट गाइस, यही है। आपको बगल में आपको ग्राफ दिख रहा हो तो बस यही इतना सब कुछ है। बस आपको इसके फॉर्मूले याद रखना है कि किसमें कौन सी चीज होता है। सिंपली मैं फिर से क्लियर करूं, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वाली कंडीशन, ईआरवी जो कि फोर्सफुली हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, आईआरवी जो फोर्सफुली हम ले रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, लंग्स कैपेसिटी के लिए आईसी क्या होता है, आईसी मतलब इंस्पायरेशन कैपेसिटी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ो और उसके साथ में क्या जोड़ो, आईआरवी जोड़ दो, दैट इज हमारी टोटल कैपेसिटी लेने की। देने कैपेसिटी क्या है भाई साहब, ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया भाई साहब, ठीक है ना। तो बस यही सब चीज है। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज के बारे में, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के बारे में, या कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इस टॉपिक का ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था वो था स्पायरोग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और उसमें अगर आपको स्पायरोग्राम को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो इस टॉपिक की एक तरह से जान होती है इस चैप्टर की। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसा कि आप सब जानते हैं, नाम से ही क्लियर है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, वही ये दोनों गैस हैं जो नॉर्मली तौर पे हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज होती हैं। स्पेशली जब हम एल्वियोलाई की बात करते हैं तो एल्वियोलाई से जो ब्लड होता है वो आपके जो ऑक्सीजन होता है वो आपके ब्लड में जाता है, और जो टिश्यू होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जाता है, ठीक है। तो दोनों जगह ट्रांसपोर्ट उल्टा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप लंग्स की बात करते हैं तो वहां पे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड आता है एल्वियोलाई में। लेकिन अगर आप लंग्स की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ब्लड में और ऑक्सीजन आएगा टिश्यूज में। तो इस तरह से हम लोग जनरली जो बातें करनी है उसको हम आज यहाँ पे करने वाले हैं कि ऐसा आखिर क्यों देखने को मिलता है, और इन ट्रांसपोर्ट के बीच में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आप अभी जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ इंस्पिरेशन हो रही है या इनहेलेशन हो रहा है या एक्सहेलेशन हो रहा है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। ये जनरली प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और कहाँ का प्रेशर कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो लंग्स होता है वहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है जिससे एयर अंदर आ जाती है, इनहेलेशन होता है। और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर बढ़ता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है तो एक्सपायरेशन होता है। ये नॉर्मल तौर पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन वहाँ पे प्रेशर के साथ एक चीज़ और बहुत मायने रखती है। अगर आपके एयर को या ऑक्सीजन को अगर ब्लड के अंदर जाना है तो वहाँ प्रेशर के साथ में एक और चीज़ मायने रखती है, जो है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है कॉन्सेंट्रेशन? कि किस गैस का कॉन्सेंट्रेशन किस एरिया में ज़्यादा है और किसका कॉन्सेंट्रेशन किस एरिया में कम है। क्योंकि जनरली जब भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज़, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी कोई चीज़, तो उसके लिए वहाँ पे प्रेशर मायने कम और कंसंट्रेशन मायने ज़्यादा रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई से जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी तो वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब एल्वियोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और ब्लड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएगी, आरबीसी के अंदर जाएगी। तो इसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है डिफ्यूजन। क्या रिस्पॉन्सिबल है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा जो है पाथवे है जो कि बेसिकली कंसंट्रेशन पे काम करता है। अगर किसी जगह का कंसंट्रेशन हाई, अगर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कम की तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब ब्लड में अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है तो वो उधर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पार्शियल प्रेशर नाम की एक चीज होती है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, कि बहुत सारे लोग एक ही कार को धक्का अगर मार रहे हैं तो उसमें जो सबसे पावरफुल लड़का रहेगा या कोई पावरफुल जो इंसान रहेगा उसके अंदर, वो ज्यादा प्रेशर डालेगा उस कार के ऊपर। उस अकेले इंसान का जो प्रेशर होगा उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई प्रेशर आपके एटमॉस्फेयर में लगता है। ऑक्सीजन का अकेला प्रेशर जो लगाता है ऑक्सीजन, वो होता है पार्शियल प्रेशर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो आपके एटमॉस्फेयर में कम होता है, इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो दरअसल होता क्या है, आइए हम थोड़ा सा बात को और करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब भी आपके ब्लड के अंदर जाएगा तो उसे एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, और उसके लिए पार्शियल प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसों का, वो अलग अलग तरह का है। जैसे रेस्पिरेटरी गैस का जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो तकरीबन एटमॉस्फेयर में 159 mmHg के आसपास होता है, और एल्वियोलाई के अंदर वो 104 mmHg के आसपास होता है। 104 mmHg, mmHg जो है वो यूनिट है जिसको कि हम लोग प्रेशर में मेजर कर, प्रेशर को ही हम mmHg यूनिट को जो है वो बताते हैं। ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसी ब्लड जिससे साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वहां पे वो मात्र 40 होता है। क्या होता है? 40 होता है। और वहीं पे अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन बाइंड है, तब अगर उस समय हम ब्लड का पार्शियल प्रेशर देखेंगे ऑक्सीजन का ब्लड में तो 95 के आसपास में आता है, क्योंकि और चीज जो आपका होता है वो प्लाज्मा में इंक्लूडेड होता है। तो प्लाज्मा और उसको मिला करके ओके। टिश्यू में अगर हम देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो टिश्यू होती है, अगर आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और टिश्यू जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो सकता, तो टिश्यू के अंदर हम तकरीबन 40 जो है वो mmHg का प्रेशर ऑक्सीजन का मानते हैं। रेस्पिरेटरी गैस के बारे में अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी गैस, दैट इज 104 ऑक्सीजन देखने को मिलता है। टिश्यू के अंदर इसका अमाउंट कम होता है, दैट इज ओनली 40। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में है कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली 0.3 mmHg के आसपास है। एल्वियोलाई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एल्वियोलाई में तकरीबन 40 के आसपास होता है, क्योंकि वहां पे भी हमेशा ऑक्सीजन के मुकाबले कमी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन रहेगा। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसी ब्लड जहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जहां ऑक्सीजन कम रहेगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वहां 45 के आसपास देखने को मिलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपको 40 देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर है, तो टिश्यू के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देखने को मिलता है, और एल्वियोलाई के अंदर आपको ऑक्सीजन ज्यादा देखने को मिलता है। इतनी बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्लीट एक तौर पे कि कैसे आपका गैस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि आपका जो एल्वियोलाई होता है, आपको यहाँ पे हार्ट को मैं पूरा डिटेल में नहीं बताया, हार्ट का केवल एक फंक्शन है ब्लड को लेना, लंग्स को देना प्योर होने के लिए, और फिर उसके प्योर होने के बाद हार्ट फिर ब्लड को लेगी लंग से और उसे पूरी बॉडी में भेजेगी। फिर सुन लीजिए, बॉडी से मतलब टिश्यू से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट उसे प्योर होने के लिए कहाँ भेजेगा? लंग्स में। लंग्स में वो प्योर होगा, फिर वो प्योर ब्लड भेजा जाएगा हार्ट में, और हार्ट उसे भेजेगा बॉडी टिश्यू में। ये सिंपल सा मैकेनिज्म, इतना याद रखिएगा बस दिमाग में अभी के लिए। मान लीजिए टिश्यू के पास कोई ब्लड आया है, जो ब्लड टिश्यू के पास आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स दैट कि उसके पास 95 mmHg का ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब 95 mmHg अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। ज्यादा ऑक्सीजन है किसके पास में? जो ब्लड टिश्यू के पास आ रही है, जा रहे हैं, टिश्यू पास आई नहीं, आ रही है, उसके पास 95 mmHg है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40 mmHg, मतलब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। क्या है? ऑक्सीजनेटेड है, ओके। और उसके हीमोग्लोबिन बाइंड है। जैसे ही टिश्यू के पास आया, टिश्यू के पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो उसने सारा ऑक्सीजन ले लिया। जब उसने ऑक्सीजन लिया तो अब उस ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो मात्र 40 हो गया, 40 हो गया। और टिश्यू ने ऑक्सीजन लेकर के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा तो जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड 40 था वो कितना हो गया? 45। नाउ दिस ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन, जो आर्टरीज आई है, मतलब सिस्टेमिक आर्टरीज जो आई हुई है, उसमें पहले कितना था? पहले उसमें था ऑक्सीजन 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड था 40 mmHg। टिश्यू को देने के बाद जब वो सिस्टेमिक वेन के थ्रू वापस जाएगी, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, तो वहां पर आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हो जाएगा 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो जाएगा 45 mmHg। अब वो ब्लड पहुंची कहां पे? हार्ट में। हार्ट के पास भी आपने दुखड़ा रोया, भाई हार्ट मेरे पास में यार ऑक्सीजन नहीं है, अब क्या खाया जाए? हार्ट ने कहा भाई ऑक्सीजन तुमको एक ही चीज दे सकता है, फिर से तुमको अगर रिक्रूट होना है तुमको जाना पड़ेगा लंग्स के पास। तो ऑक्सीजन, ये ब्लड बेचारा वेन्स जो है वो फिर से पहुंचता है लंग्स के पास में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहां पहुंच करके वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहां पे एल्वियोलाई ने तुरंत ऑक्सीजन ताजा लिया होता है ऑक्सीजन,
एल्वियोलाई में। ताजा ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में रहता है वो ऑक्सीजन उस समय एल्वियोलाई में 104 mmHg है, और जो ब्लड अभी भी गया है उसके पास लेने के लिए ऑक्सीजन के पास मात्र 40 है, तो 40 कम 104 ज्यादा, 104 से 40 की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहां 45 और एल्वियोलाई में 40, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ मूव कर जाएगा और ये ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, मतलब अब उसके पास फिर से 95 mmHg का ब्लड तैयार हो जाएगा। इस तरीके से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आएगी हार्ट में और फिर उसे हार्ट पंप करेगा टिश्यू में, और यही साइकिल चलती रहेगी। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और ऐसा ये बार बार करते रहेंगे। और ये सभी चीजें कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। जब हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर कैसे गैस एक्सचेंज होता है, तो उसमें तुमको कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। एल्वियोलाई की एक वॉल होती है किनारे की तरफ, या एल्वियोलाई को जो चारों तरफ से घेरे रहती है, दैट इज अ एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें कि ये किस टाइप की एपिथेलियल टिश्यू होती है? एपिथेलियल टिश्यू इज अ मेनी टाइप एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस, क्यूबॉइड, लेकिन यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जिसका शेप कैसा होता है? स्क्वैमस शेप का होता है। वो टिश्यू होती है कहाँ पे? वो कवरिंग बनाती है आपके एल्वियोलाई की, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो लेयर होगा या जो प्रोटेक्शन होगा या वो जो लेयर होगी या वो जो टिश्यू होगा वो होगा आपका इंडोथेलियल टिश्यू, जो ब्लड का होगा। तो दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियल को क्रॉस करना है आपके ऑक्सीजन को, और नंबर दूसरा एंडोथेलियम को क्रॉस करना है ब्लड के। तो इन दोनों को अगर क्रॉस करती है ऑक्सीजन, तभी जाकर के ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो इस तरीके से, और बीच में एक चीज और होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस, उनको भी क्रॉस करना होता है ऑक्सीजन को, और तब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां पहुंचती है? आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। और इस तरीके से जब आपके ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचती है, तब वहां से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपकी किताब में मेंशन है, जिसे अब मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए नज़र डालते हैं हम अपने कि किस तरीके से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से लेकर के हीमोग्लोबिन के अंदर जाता है। और दो तरह का ट्रांसपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जाएगा हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन आएगा आपके टिश्यूज़ के अंदर, और दूसरा जो आप पढ़ेंगे उसको ये पढ़ेंगे कि उसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो आएगा ब्लड के अंदर एल्वियोलाई टिश्यू से, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो जनरली दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन उसको समझने के पहले आपको जो चीज़ बेसिक समझना है वो ये समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो होता है वो कई फॉर्म में होता है, मतलब कई तरीके से पाया जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली ऑक्सीजन से ही बाइंड ज़्यादा करता है। कहने का मतलब कि सारे के सारे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ ही परसेंटेज ऐसा होता है जो बाहर आपको प्लाज्मा में देखने को मिलता है। लेकिन सारे के सारे ऑक्सीजन तकरीबन मोस्टली ऑक्सीजन वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परसेंटेज जो होता है वो आपका प्लाज्मा में रहता है, कुछ परसेंटेज जो होता है वो हीमोग्लोबिन लेता है, और उसका मैक्सिमम 70% तक जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मौजूद होता है। तो 3 फॉर्म मैंने बताया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में होगा, या तो थोड़ा सा अमाउंट प्लाज्मा में, थोड़ा सा अमाउंट हीमोग्लोबिन के साथ में, और सबसे ज्यादा मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जिस फॉर्म में होता है दैट इज HCO3, इट मीन्स दैट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बट आइए जानते हैं कि कैसे ये बाइकार्बोनेट बनते हैं, कैसे ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेती है और कैसे उसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये सभी चीजें इस साइकिल के अंदर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज कर दिया। टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के बाद में क्या होता है कि पहला रिएक्शन होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो टिश्यू वॉल है उसको डिफ्यूज करके, मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके आ गई है प्लाज्मा में। कहां आ गई है? प्लाज्मा में। नंबर 1 स्टेप है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिफ्यूज करके आ गई। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ज्यादातर जो कुछ अमाउंट होता है वो प्लाज्मा में रह जाता है, और कुछ अमाउंट जो होता है वो कहां चलाता है? ब्लड में चलाता है। ठीक है, देखिए कुछ अमाउंट किस में आ गया? ब्लड में आ गया। ठीक, अब ब्लड में आने के बाद, मतलब आरबीसी में आने के बाद में दूसरा रिएक्शन होता है, और दूसरे रिएक्शन के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है ये हमारे आरबीसी के अंदर आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देता है। किसमें? HCO3 में। किसमें चेंज करता है? H2CO3 में। एंड दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाता है तो ये किसमें चेंज होता है? H2CO3 में। इट मीन्स कार्बोनिक एसिड में। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तीसरी स्टेप में अब क्या होता है कि यही जो कार्बोनिक एसिड होता है, यहां से जो कार्बोनिक एसिड है अब वो डिसोसिएट होगा, बनाएगा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। रिमेंबर, यहां पे हाइड्रोजन आयन के रिमूव होते ही ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ब्लड का पीएच वैल्यू घटेगा। ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का ज्यादा होने से इसे बैलेंस करने के लिए हमारे ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो क्लोरीन चैनल होता है वो ओपन हो जाता है और उससे क्लोरीन अंदर आना शुरू हो जाती है। क्लोरीन के चैनल ओपन होते ही उसी से आपका SCO3 जो निगेटिव होता है, चूंकि इधर निगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है तो ये निगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा बैलेंस करने के लिए। तो SCO3 जाएगा बाहर की तरफ और क्लोरीन आएगा अंदर की तरफ ताकि आयंस को मेंटेन कर सके। और इस तरीके से इसी थियरी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड अंदर आएगा और बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। दैट इज अ फोर्थ स्टेप जहां पे क्लोराइड शिफ्ट होता है। और यहाँ पे जो प्रोटीन चैनल होता है वो प्रोटीन चैनल एंटीपोर्टर होता है। एंटीपोर्टर मतलब एक चीज अंदर आना और दूसरी चीज का अंदर बाहर जाना। तो ये बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकली उसको न्यूट्रल करने के लिए SCO3 बाहर आएगा और Cl अंदर जाएगा। तो मैंने बताया ना SCO3 क्या कंटेन किया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन किया हुआ है। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होते हैं? SCO3 के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर ना? ओके, अब SCO3 तो हमारा बन गया, लेकिन अब क्या हुआ? जैसे ही ब्लड के अंदर पीएच वैल्यू जो है वो लो होना शुरू हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ गया है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। देखिए ब्लड के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई हीमोग्लोबिन के पास में, तो पीएच वैल्यू का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ज्यादा होना, इससे जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है। इट मींस स्टेप नंबर 5, ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट रेड ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा, और ये चला जाता है आपके टिश्यू के पास में। अब उसके बाद क्या हुआ? जब ऑक्सीजन चला गया टिश्यू के पास में, हीमोग्लोबिन हो गया खाली, और हीमोग्लोबिन के खाली होते ही हाइड्रोजन उससे आकर के बाइंड कर जाएगा। हाइड्रोजन आकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड करके HHB बना लेगा, और जो आपका बाद में जो और भी है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करके वहां पे आपका जो है ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन इससे बाइंड हुआ, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पीएच वैल्यू लो रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन से, एंड हीमोग्लोबिन दैट रिलीज ऑक्सीजन रीडली कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। वो हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन को रिलीज किया है अब वो आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगी। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से बाहर ब्लड के साथ में रखने का। मैंने कहा कि आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, वो ज्यादातर अमाउंट प्लाज्मा में होगी और मैक्सिमम अमाउंट में वो SCO3 के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब यही SCO3 जब पहुंचा एल्वियोलाई के पास, मतलब यही ब्लड प्लाज्मा, यही प्लाज्मा जिसने कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किया है, यही प्लाज्मा यही हीमोग्लोबिन जिसने कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किया है, और यही बाइकार्बोनेट जिसके प्लाज्मा में बहुत सारा बाइकार्बोनेट है, जब वो एल्वियोलाई के पास पहुंचे तब क्या होता है? तब वहां पे एल्वियोलाई के पास में ढेर सारे अमाउंट में मौजूद होता है ऑक्सीजन। क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो और उसके पास में जो सबसे कम मौजूद होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे क्या होता है कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन जो कि आपके एल्वियोलाई में बहुत हायर अमाउंट में है, अब यहां पे रिएक्शन बिल्कुल उल्टा चलता है। लेकिन यहां पे रिएक्शन को बताया इस साइड से जाना है, लेकिन यहां पे स्टेप को इन्होंने अलग से लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 अलग से इन्होंने बताया हुआ, बट आप इस रिएक्शन को पूरा उल्टा कर दीजिए। पूरा उल्टा करने का मतलब क्या है कि ध्यान सुनिए। देखिए सबसे पहले तो हमें बाइकार्बोनेट को ही समझना है। यहां पे आप इस रिएक्शन को समझ जाएंगे, फिर अपने आप आपको पता चले। देखिए जो बाइकार्बोनेट हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद था, जो बाहर हमने निकाला था, जो कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करके रखा है, ये आपके ब्लड के अंदर जाएगा। और ब्लड के अंदर मैंने कहा किसका कंसंट्रेशन इस समय ज्यादा है? हाइड्रोजन आयन का। जो हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन को
और वही हाइड्रोजन जाकर के बाइंड कर जाएगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म के साथ मिल करके फिर से क्या बन जाएगा, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और यही कार्बोनिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा। और जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ ज़्यादा होगा, पूरे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो रहता है, जो डिसोसिएट हो गया बाइकार्बोनेट से, अब वो सीधे मूव करके कहाँ चला जाएगा आपके एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट कम होता है। तो ये कहाँ पे चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे। अब जब इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है ब्लड के अंदर वो कम हो गया। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कम हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आना शुरू करेगी, और जैसे से ऑक्सीजन अंदर आना शुरू करेगी, हीमोग्लोबिन से जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड था, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी चला गया है, हाइड्रोजन आयन के टूट जाने से यहाँ पे पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और पीएच वैल्यू के बढ़ने से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिलीज होता है, हीमोग्लोबिन से जाकर के ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है, और इस तरीके से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है। अब अगर आप इसको स्टेप वाइज देखेंगे तो देख लीजिए, इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले रेड ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, ये कार्बन डाइऑक्साइड आया है कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O टू फॉर्म H2CO3। H2CO3 से ये बना लिया, दैट्स इट। तो यही चीज मैंने आपको कंप्लीटली आपको बता दिया है। आप इसको बहुत ही गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही कंप्लीट वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं 11th के पूरे सिलेबस को यहाँ पढ़ना और CUET और नीट के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि चैनल जितना बड़ा होगा मेरा पढ़ाने का मन उतना अच्छा करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा, और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ें या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ें, आप किसी भी तरीके के ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़िए, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे कि हम लोग जनरली रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेगुलेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में पूरी की पूरी जो फिजियोलॉजी होती है, तकरीबन सारी प्रोसेसेस होती हैं वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो हम अपने उन पार्ट्स को, या जिन पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है या जिन पार्ट्स के अंदर वर्क हो रहा है, उस पार्ट का हमारी ब्रेन से क्या लेना देना होता है, हमारी ब्रेन उसे कैसे रेगुलेट करती है, इन द सेंस ऑफ रेगुलेट मतलब उस फंक्शंस को कैसे बढ़ाती है, उस फंक्शंस को कैसे घटाती है, ये सारी चीज़ों को हम इसी टॉपिक के अंदर बात करते हैं। देखिए, NCERT में होता बहुत ही छोटा सा लिखा जाता है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फोर्सफुल भी रेस्पिरेशन करते हैं, और साथ में जो है हम रेस्पिरेशन करते हैं इनवॉलेंट्री टाइप से, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता रहता है, जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन शामिल है, नॉर्मल वाली। अब तो भाई देखो, जो हमारी ब्रेन में वो पार्ट है जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं, वो सेरिब्रल का पार्ट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। लेकिन वो चीज़ जो कि जनरली हमारे इनवॉलेंट्री होता है, जैसे नॉर्मल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, तो वो जो है जनरली आपका ये होता है इनवॉलेंट्री एक्शन का होता है। ठीक है, तो कैसी प्रोसेस रन करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, वही चीज़ हमको समझना है। कैसे पता चलता है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, कब ऑक्सीजन कम हो गया, कब इनहेलेशन करना है, कब एक्सहेलेशन करना है। मतलब आप अपने हिसाब से तो कर नहीं रहे हो, ब्रेन इसको कर रही है। तो ब्रेन को पता लगाने के लिए ब्रेन अपने कुछ मैसेंजर्स को वहाँ पे भेजती है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में बात करेंगे। ब्रेन में एक रीजन होता है जो पूरा इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो ऑपरेट करता है। उस दो रीजन का नाम है, एक है पोन्स और एक है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, दो रीजन है, एक है पोन्स और एक है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब पोन्स रीजन जो होता है वो एक तरह से इंफॉर्मेशन देता है आपके मेडुला को भी। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, पोन्स इंफॉर्मेशन देता है मेडुला को, मतलब पोन्स ऊपर बैठा एक स्ट्रक्चर है जिसका काम है कि भाई वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का, और वो ऊपर बैठा एक रीजन है जो इंफॉर्मेशन देगा आपके मेडुला को कि मेडुला भाई तुम फंक्शन परफॉर्म करो, ये वाला। मतलब ऊपर पोन्स एक उसका बॉस है और मेडुला जो है वो जो फील्ड में काम करने वाला है वो है। तो पोन्स उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है मेडुला को कि तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है, बस उन्हीं फंक्शंस को आपको समझना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस है, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। बोलोगे सर ये क्या है?
अब देखो फिजिकल का मतलब ये है कि अगर आप लंग्स के वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ला रहे हो, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ला रहे हो, इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ला रहे हो, ये हो गया आपका फिजिकल प्रोसेस। लेकिन अगर आपके अंदर कोई प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, या उससे आप पता लगा रहे हो कि कब कॉन्ट्रैक्शन करना है, कब रिलैक्सेशन करना है, तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, आइए ध्यान सुनते रहिए। देखिए क्या होता है कि मेडुला जो है वो आपकी जो भी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको ऑपरेट करेगा। डायफ्राम को ऑपरेट करने का काम किसका होता है, आपके मेडुला रीजन का जनरली ये होता है। लेकिन जो केमिकल्स वाला रीजन होता है, ध्यान सुनिएगा, जो केमिकल वाला रीजन होता है वो रीजन दरअसल अटैच होता है जाकर कैरोटिड आर्टरी और आयोटा से, कैरोटिड आर्टरी और आयोटा से। अब ये कैरोटिड आर्टरी जो आपकी होती हैं, जो आपके हार्ट में पाई जाती हैं, वहां पे नर्व जाकर के लगी होती है। ये नर्व क्या काम करती हैं, ये नर्व हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती हैं कि उस आयोटा के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा है। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ऑक्सीजन, जनरली वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। अगर आयोटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। और अगर आयोटा में वैसे ब्लड होगी, अगर कैरोटिड आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो हम ये बोल देंगे कि मेरे भाई इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड डीऑक्सीजेटेड और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मतलब टोटल जो खेल होता है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तुम्हारे ब्लड के अंदर, तो वो लंग्स में जाएगा, का एक्सहेलेशन होना है। क्या होना है, एक्सहेलेशन होना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है इस समय आपके उसके अंदर, तो इसका मतलब वो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपका ब्लड डीऑक्सीजेटेड है, मतलब इनहेलेशन अभी अभी हुआ है। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपके लंग्स में दो प्रोसेस चलती हैं। एक प्रोसेस होती है वो जो किसी भी एक्शन को प्रमोट करती है, जैसे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और एक प्रोसेस होती है वो जो कि किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करती है, जिसे बोलते हैं एन्यूस्टिक सेंटर। तो इस तरीके से आपके अंदर या ये पोन्स की ही जो है वो साइकिल जो है वो जनरली रन करती है, जिसको आपको यहाँ पे समझना है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मेडुला को इंफॉर्मेशन देगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड में, या फिर आपके क्या कहते हैं आयोटा के अंदर अगर उसका कंसंट्रेशन कुछ भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मेडुला को देगी, और फिर मेडुला उसको अपने हिसाब से मसल्स को कमांड देगी कि कब आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है और कब आपको रिलैक्सेशन करना है। तो बस यही बेसिक सी साइकिल आपको इसके अंदर समझनी है, और अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। क्या है कि पोन्स एक रीजन है जो कि मेडुला को इंफॉर्मेशन देता है, उसके पास में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और साथ में पोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही है जो मेन ऊपर कमांड देता है आपके मेडुला को। मेडुला रीजन होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके इंटरकॉस्टल मसल से, आपके डायफ्राम से, और आपके क्या कहते हैं लंग से मेनली वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल से वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन तब देगा जब उसको कैरोटिड आर्टरीज और मेडुला, जब कैरोटिड आर्टरीज या कैरोटिड, या फिर जो है आपकी जो लंग्स का, जो हार्ट का जो आयोटा है, वो जब इंफॉर्मेशन देगा आपके मेडुला को, तब जाकर के वो इस हिसाब से मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। दैट इज अ पार्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। अब हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी बुक के अंदर, उतने सारे तो नहीं है,